नमस्कार, मैं श्रवण कुमार सुतार, यूपीएससी मेंटर। मैं पिछले 10 वर्षों से यूपीएससी का मेंटर हूं और मुझे इस फील्ड के बारे में लगभग 10 से 12 वर्षों का एक्सपीरियंस है, जिसमें यूपीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, सीएपीएफ, ईपीएफओ, सीडीएस, एनडीए, उसके अलावा अलग अलग राज्यों की अलग अलग सर्विसेज जैसे जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूके पीसीएससी उत्तराखंड पीसीएससी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की लोक सेवा आयोग, इन सब के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इत्यादि, इन सारे एग्ज़ाम को मैं दे चुका हूँ। तो मुझे इस फील्ड में लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। इसलिए मैं आज आपके लिए यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और यूपीएससी में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, इसकी तैयारी की क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए और इस परीक्षा को कैसे पास करें, उसके ऊपर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेंटर आईएएस एकेडमी के साथ। आज हम जानेंगे यूपीएससी है क्या, यूपीएससी किस प्रकार के एग्ज़ाम लेती है, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। वो क्या है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसकी कमियाँ क्या हैं, वो सब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। ये वीडियो आज तक का सबसे अच्छा वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी के ऊपर डिटेल में आपको पूरी वो जानकारी दी जाएगी जो हर एक स्टूडेंट के लिए सपना रहती है कि कैसे इस यूपीएससी की पूरी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से जाना जाए। तो हम आज उसी के ऊपर बात करेंगे, साथ में बने रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ यूपीएससी, और उसमें भी इम्पोर्टेंट सवाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे, बाकी वाले एग्ज़ाम पे नहीं। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम किन किन तरीक़ों से होता है, किन किन स्टेजेस में होता है, उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल पेपर क्या है, जो वैकल्पिक विषय होता है आपका, वो कैसे काम करता है। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सिलेबस हमें पढ़ने हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं, उन सब के ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद इस परीक्षा को कौन कौन दे सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी कैटेगरिया क्या होगा, कौन से विद्यार्थी कब कब ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, उन सब के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न होता है यूपीएससी है क्या। पहली बात कि व्हाट इज़ यूपीएससी, तो आप लोगों को बता दूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संवैधानिक संस्थान है जो भारत सरकार के तहत कार्य करती हैं, और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं करवाती हैं, जिसमें एक परीक्षा है वो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। उसके बाद जो परीक्षा करवाती है ये जिसको बोलते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। उसके बाद ईपीएफओ, सीडीएस एंड एनडीए, ये तमाम परीक्षाएं यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें से कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम करवाती है। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो मैं जानकारी दे देता हूँ। आईएएस आप लोगों ने नाम सुना होगा, हर कोई बनना चाहता है आईएएस, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। उसके बाद बात करेंगे इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस। ठीक है, उसके बाद आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इनके अलावा यूपीएससी के पास और 24 प्रकार की अलग अलग पोस्ट होती हैं जिनके ऊपर ये परीक्षा करवाई जाती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गया यूपीएससी है क्या और यूपीएससी कौन कौन से परीक्षाएं करवाती है। अब बच्चों का मेन जो सवाल रहता है, प्रश्न रहता है अक्सर, कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कि ये किन किन एग्ज़ाम करवाती है और कैसे एग्ज़ाम करवाती है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का प्रोसेस यूपीएससी का बहुत सिंपल है, साधारण है, जो हर किसी के समझ में आ सके उतना ही आसान है। ये एग्ज़ाम है वो 3 तरीके से कंडक्ट करवाती है। पहला जो एग्ज़ाम है उसको बोलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्तर है वो है मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस एग्ज़ाम। उसके बाद जो तीसरा है वो है इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार।
ये 3 फेज़ में यूपीएससी अलग अलग एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है। अब इसमें भी हम अगर जाने तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर आपको जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और उसके साथ साथ में एक और पढ़ना होता है जिसका नाम है सीसैट। आपने अक्सर रील या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा होगा सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता क्या है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो आपको बता दें, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 तरीके से पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है वो होता है सामान्य प्रश्न पत्र 1 यानी कि जनरल स्टडी 1, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीएस 1। उसके बाद दूसरा होता है वो होता है सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल स्टडी पेपर नंबर 2। अब जीएस 1 जो पेपर है वो आपका रहता है 200 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का पेपर है तो उसके अंदर आपको क्या किया जाता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइसेस प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न है वो आपका 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। सेकंड पेपर जो आपका सीसैट है, सीसैट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके अंदर आपको प्रत्येक प्रश्न है वो आपको मिलेगा 2.5 नंबर का, यानी कि उसके अंदर क्या किया यूपीएससी ने, प्रश्नों की संख्या है वो घटा दी गई है और प्रश्नों की संख्या घटाकर कर दी गई है 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। और ये पेपर आपकी जानकारी के लिए बता दें तो ये पेपर होता है वो होता है क्वालिफाई पेपर, यानी कि इस पेपर के जो नंबर होते हैं वो आपके परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं। ये क्वालिफाई पेपर है जिसमें आपको 33% लाने होते हैं, यानी कि अगर 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन के अंदर आपके लगभग 27 क्वेश्चन अगर राइट होते हैं, 67 नंबर से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये पेपर आपका पास हो जाता है। अब आपकी जो कट ऑफ तय होती है वो कट ऑफ होती है जीएस 1 के आधार पे। जीएस 1 यानी कि जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 200 नंबर का जो पेपर था। अब इसमें क्या होता है, जीएस 1 के अंदर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर और करंट अफेयर। करंट अफेयर भी कौन सा, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस टॉपिक, इनके आधार पे आपके 100 प्रश्न बनाए जाते हैं और उसमें से आपका प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का तय किया जाता है। जब आप ये पेपर क्वालिफाई करते हैं तब आपका सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो पास होता है। अब आप एंटर करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। मुख्य परीक्षा यानी कि जिसके अंदर आपके टोटल 9 पेपर लिखे जाते हैं। अब ये पेपर है वो लिखने वाले पेपर हैं। अब हमने जो आगे बात की थी सीसैट की और जीएस 1 की, जो प्रारंभिक परीक्षा के यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा के थे, उसमें जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको गोला भरना होता है ओएमआर शीट के माध्यम से। एक आपको ओएमआर शीट दी जाएगी और ओएमआर शीट के अंदर आपको गोले भरने हैं और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। अब जैसे ही हम मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में क्या होता है, पूरे पेपर के अंदर आपको लिखने हैं और लिखने का मतलब है कि आपको पूरे जीएस पेपर यानी कि 9 पेपर हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन से 9 पेपर हैं जिनके ऊपर आपको कितने शब्दों में लिखना है, क्या क्या लिखना है, कौन कौन से जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से जीएस के टॉपिक होते हैं, वो सब हम जानकारी अभी यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि जीएस मेंस पे जाते हैं तो मेंस पे जीएस वाइज पेपर की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। पहला पेपर होता है उसको नाम दिया गया जीएस 1, दूसरा पेपर है उसका नाम है जीएस 2, उसके बाद एक पेपर का नाम दिया गया जीएस 3, एक पेपर का नाम दिया जीएस 4 यानी कि एथिक्स का जो पेपर होता है वो है जीएस 4। अब इनके ऊपर जो सबसे पहले दिन जो आपका पेपर होता है उस पेपर को बोलते हैं ऐसे निबंध। निबंध का पेपर आपका सबसे पहले होता है, उसके बाद आपका जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ये टोटल हो गए 5 पेपर। 5 पेपर के बाद एक आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो चूज करना होता है, चयन करना होता है कि वैकल्पिक विषय के तौर पे आप कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करेंगे। अमूमन बच्चों का ये टारगेट होता है कि जिनकी उनकी स्कूल की शिक्षा हुई है या कॉलेज की शिक्षा हुई है या उन्होंने मास्टर किया है, पीएचडी किया, जिनमें उनकी पकड़ सबसे मजबूत है, उन सब्जेक्ट को वो अपने
ऑप्शनल पेपर के रूप में लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले और मेंस का स्कोर है वो बहुत हाई हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसे यूपीएससी ने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें 24 सब्जेक्ट अलग अलग दिए हुए हैं। उनमें से आप क्या कर सकते हैं, अपना एक वैकल्पिक विषय है वो चयन कर सकते हैं। और वैकल्पिक विषय आपको बता दें जो आपकी मुख्य परीक्षा में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। कैसे, वो भी हम बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये हो गया आपके 5 पेपर। पहला पेपर ऐसे का, दूसरा GS1, GS2, GS3, GS4, टोटल पेपर हो गए 5। 2 पेपर हैं वो हैं आपके वैकल्पिक विषय के ऑप्शनल पेपर। और ऑप्शनल पेपर जो होता है वो होता है आपके 500 नंबर का। कितने नंबर का? 500 नंबर। यानी कि ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होंगे, एक पेपर 250 का, दूसरा पेपर 250 का, तो टोटल हो गया 500 का। अब बात आती है कि पहले जीएस के जो पेपर थे वो कितने नंबर के थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें तो पहला पेपर जो आपका एसए का था वो भी आपका 250 नंबर का पेपर था। कितने नंबर? 250 नंबर। अब 250 नंबर में क्या होता है, आपको 8 टॉपिक अलग अलग दिए जाते हैं, 4 टॉपिक। ग्रुप ए यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपको 4 टॉपिक दिए जाते हैं। ठीक है, 4 टॉपिक में आपको क्या करना होता है, कोई भी एक टॉपिक जिसके ऊपर आपकी जानकारी ज़्यादा है उस टॉपिक को लीजिए और उस टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 1000 से लेके 1200 शब्दों में आपका आंसर है वो लिखना है, यानी कि आपका उत्तर है वो लिखना है। तो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का बना? 125 नंबर का प्रत्येक प्रश्न बना। अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि 8 टॉपिक में से क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सेक्शन 1 में जो 4 टॉपिक दिए उन्हीं का चयन करके उन्हीं में से 2 का उत्तर लिखा जाए? अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एक प्रश्न ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा, उसमें से एक प्रश्न के ही नंबर मिलेंगे। तो आपको नुकसान हो जाएगा कि सेक्शन बी में से जो 4 टॉपिक थे उनमें से अगर आपको कोई में से नंबर मिलने थे उसमें से भी आप पीछे रह जाओगे। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा ढंग से समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। तो सेक्शन बी होगा, उसमें भी 4 टॉपिक दिए जाएंगे। 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर आपकी जानकारी ज़्यादा है उस टॉपिक को आपको लेना है और उसके ऊपर भी आपको 1000 से लेकर 1200 शब्दों में आंसर लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही हम आएंगे GS2, GS1 पे। GS1 में आपको बता रहे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट की भी जानकारी साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास में अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे 4 तरीकों से हम इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, एक 5वां भी है वो भी हम आपको बताएंगे। इतिहास को पढ़ेंगे तो हम पहला पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का इतिहास जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी पहले पूछा जाता था, कुछ समय से बीच में ओझल हो गया था, अभी उसको वापस थोड़े थोड़ा ट्रेंड में आ रहा है कल्चर के साथ मिला के। मुख्य परीक्षा में भी आपकी प्राचीन भारत की भूमिका देखी गई है, खास तौर पर हड़प्पा सभ्यता से लेके जो सवाल पूछे जाते हैं वो वाले। अब उसमें अंदर क्या होगा, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद आता है मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आता है एक वर्ल्ड हिस्ट्री कि हमारी हिस्ट्री जैसे बनी है, भारत देश की हिस्ट्री बनी है, वैसी अलग अलग सभ्यताओं अलग अलग देशों की भी हिस्ट्री बनी, क्या क्या कांड हुए हैं, क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं वो भी हमें जानने होते हैं, तो उसको वर्ल्ड हिस्ट्री बोला जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी टॉपिक पूछा जाता है। एक टॉपिक आपको हिस्ट्री में पूछे जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई 1947 में हमने आज़ादी तो हासिल की है, तो 1947 से लेके आज तक जो परीक्षा दोगे उसके बीच में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, जो जो गतिविधियां हुई हैं, जो जो चरण घटित हुए हैं, उनके ऊपर आपकी जानकारी कितनी है, उसके ऊपर भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज़ादी के बाद का भारत भी आपको पढ़ना होता है। तो टोटल हमने इतिहास में क्या देखा, 5 प्रकार के अलग अलग सेगमेंट बना के हमें इतिहास को कवर करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, ये सब नोट करते जाइएगा साथ में ताकि क्या है कि भूले नहीं आप। उसके बाद जब दूसरा सब्जेक्ट आता है जो होता है ज्योग्राफी, हिंदी में उसको बोलते हैं भूगोल। भूगोल से आप परिचित होंगे। तो भूगोल में भी हम क्या करेंगे, भूगोल में हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तीसरा प्रकार भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। 2 प्रकार यानी कि पहला भूगोल पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई,
ये सृष्टि पूरे बनी कैसे, संसार का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल कैसे बना, हमारी आकाश गंगाएं कैसे काम करती है, हमारा सूर्य कैसे काम करता है, हमारे ग्रह कैसे घूमते हैं और हम इनसे कैसे कनेक्टेड हुए, और हमारी एक अर्थ जो प्यारी सी पृथ्वी बनी हुई है जिसके ऊपर हम निवास करते हैं वो कैसे बनी है। ठीक है, तो वो आता है आपका एक भूगोल, यानी कि उसमें जो आप पढ़ेंगे ये एक ओवरव्यू है। उसमें से आप दो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे भारतीय भूगोल और एक पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। जैसी घटनाएं भारत में घटित हुई है वैसी ही घटनाएं अलग अलग देशों में कैसे घटित हुई, कैसे मानसून प्रभावित हुआ, कैसे वहाँ की इस्तेलाकृतियाँ बनी, कैसे वहाँ पे अलग अलग रिफॉर्म्स आए, कैसे अलग अलग चेंज हुई, वो सारी घटनाएं होती है, वो आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। उदाहरण के लिए जैसे भारत देश के में हिमालय बना, तो क्या हिमालय एक ही बना, ऐसे अलग अलग माउंटेन बने, अलग अलग पहाड़ बने, अलग अलग नदियाँ बनी, अलग अलग झरने बने, अलग अलग वन विभाग बने, अलग अलग फॉरेस्ट बने, तो उनके ऊपर भी जानकारी हमें जाननी होती है। तो विश्व इतिहास भी हम पढ़ेंगे, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें से हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। कैसे कैसे पढ़ने वो हम एक बार और विस्तार से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दो ये हुई। तीसरी जो ज्योग्राफी पूछी जाती है जिसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, मानवीय भूगोल, कि ठीक है हमारी पृथ्वी बन गई, हमें सूर्य मिल गया, ताप मिल गया, हवा मिल गई, पानी मिल गया, खाना मिल गया, सब मिल गया। उसके बाद मानव ने क्या किया, मानवीय भूगोल है वो कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ अपने देश या अलग अलग देशों में कैसे विकसित हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो एक पार्ट हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का भी आता है जो हमें इस प्रिपरेशन में साथ ही साथ पढ़ना होता है। ये सारे चीज़ें नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो ये दो तो मेजर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए। इसके साथ में जो आपको तीसरा पढ़ना होता है वो होता है आपका इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज है वो कैसा है, समाज में कौन कौन से विभिन्न रूप हैं, समाज की क्या क्या स्थितियां हैं, समाज की क्या क्या दशाएं हैं, समाज की क्या हालात हैं, समाज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, समाज में कौन से नए संशोधन हुए हैं, समाज में कौन सी कुरीतियाँ चल रही हैं, समाज की कौन सी परंपराएं बनी हुई हैं, समाज के कौन से धर्म प्रचलित है, समाज में कौन से पंथ निरपेक्ष हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में पढ़ेंगे महिलाओं के संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे हमारे टॉपिक कवर होता है इंडियन सोसाइटी में, जो आपको सामान्य जानकारी के साथ साथ करंट अफेयर की गतिविधियों पर भी ध्यान देना होता है। तो एक सेगमेंट होता है आपका इंडियन सोसाइटी का, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं कल्चर, संस्कृति, उसको भी आपको ऐड करके पढ़ना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जाना पहले इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी और कल्चर। अब हम क्या करते हैं कि ये सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे, कि जब आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में आपको कहीं ना कहीं कल्चर के रूप नज़र आएंगे, जब कल्चर के रूप नज़र आएंगे तो कहीं की भौगोलिक गतिविधियाँ नज़र आएगी, जब भौगोलिक गतिविधियाँ नज़र आएगी तो आपको कहीं ना कहीं सामाजिक स्थितियाँ भी नज़र आएगी। तो एक आप रिदम बना पा रहे हो ना कि सब्जेक्ट में कैसे आपको सब्जेक्ट लिंक बाय लिंक पूछा गया है। GS 1 को थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है अपने लिए। कैसे, क्योंकि GS 1 में आप पढ़ोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। अब इन सब्जेक्ट को अगर बरोबर इंटरलिंक कर पाते हो तो मेंस का आंसर लिखने के लिए आपके बहुत ज़्यादा आसानी बन जाती है। तो थोड़ा मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपने पूरा इतिहास पढ़ा, इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सामाजिक गतिविधियाँ क्या हुई, राजनीतिक गतिविधियाँ क्या हुई, प्रशासनिक गतिविधियाँ क्या हुई, धार्मिक गतिविधियाँ क्या हुई, सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या हुई, भौगोलिक गतिविधियाँ क्या हुई। तो अब आप एक नोट कर पा रहे हो कि इन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक कौन कौन से दिए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो पार्ट तो एक ही हुआ ना सबका इंटरलिंक। जब आपको सब्जेक्ट इंटरलिंक करना आ रहा है तो इसका मतलब आपको पूरे सब्जेक्ट की पर्याप्त जानकारी हो चुकी है। अब इसके इर्द गिर्द कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको ठीक ढंग से सटीक रूप से जानकारी दे सकते हो और उतने ही नंबर हासिल कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, ये मुख्य परीक्षा है तो जितनी ज़्यादा सरल भाषा रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। सारे सब्जेक्ट का टॉपिक बाय टॉपिक, कंटेंट टू कंटेंट आपका इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर सब्जेक्ट को इंटरलिंकिंग करना आ रहा है, सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा गया वो समझ में आ रहा है, पढ़ना आ रहा है, तो आपको नंबर मिलने की उतनी ही ज़्यादा चांसेज है। इसमें लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, ये बहुत सिंपल है। पर वो होता है कि रिदम में बैठना बहुत ज़रूरी होता है।
तो अब तक आपने जाना होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, और चारों का एक मिश्रण है, एक रूप है, और इस रूप को जब जानते हो तब बनता है आपका GS 1। ठीक है, और GS 1 के अंदर आपको 20 प्रश्न दिए जाते हैं। कितने? 20 प्रश्न, नोट डाउन कर दीजिएगा। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 250 नंबर का पेपर होता है, तो 12.5 नंबर का एक प्रश्न आपके लिए पहले से ही बना दिया गया है। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर 250 में से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट आपके सामने 4 है, 4 सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे कि थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि हिस्ट्री में हमें एंशिएंट में क्या पढ़ना है, मिडिवल में क्या पढ़ना है, मॉडर्न में क्या पढ़ना है, एंड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। उसके बाद हमें ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या, इंडियन ज्योग्राफी में क्या, कल्चर में क्या, इंडियन सोसाइटी में क्या, तो उन सब के अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे ही ये पूरा एक बार सिलेबस ख़त्म करेंगे हम, तो हम आपके लिए वो पूरी एक सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, और हमें स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करके अपनी इस जर्नी को एक नया रूप देना है। ठीक है, तो ये हो गया GS 1 की बात। GS 1 फिर से दोहरा रहा हूँ, GS 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कल्चर। करंट अफेयर के क्वेश्चन साथ में रहने वाले हैं। 20 प्रश्न आएंगे, 250 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलता है आपको। कितने घंटे का? 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, और जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन के उत्तर लिखने हैं। एक बात नोट करना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर एक जो गैप बना हुआ है वो यही गैप है कि 3 घंटे के अंदर आप कितने प्रश्न लिख पाते हो। इंग्लिश वाला बच्चा क्या होगा, उसके प्रश्न हिंदी वाले के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा लिखे जाएंगे, और ज़्यादा लिखने का एक रीज़न ये भी है कि उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी हिंदी वाले भाषा को बच्चे को मात्रा लगाने में, कोमा लगाने में, हलंत लगाने में, उपसर्ग लगाने में, विसर्ग लगाने में, बिंदी लगाने में, उनको वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके उसका एक आंसर सही फॉर्मेट में बनता है। और ऊपर से उसको लाइन करना है, रफ पेज में आपको पूरा आंसर लिखना है। प्रश्न पहले से प्रिंटेड होते हुए आएगा, ऐसे एक टेबल आती है, उसके अंदर प्रश्न लिखा होगा। 250 शब्दों में आपको 150 शब्दों में आंसर की रिक्वायरमेंट रखी जाती है कि इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो अब आपको उसके अनुसार उत्तर देना है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इतनी भी बाधा जरूरी नहीं है। उसमें आपको करना क्या होगा कि आपके जो उत्तर लेखन की क्षमता है उसको बढ़ाना होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए फ़ायदा ये होगा कि डेली बेसिस पे, यानी कि हर रोज़ प्रत्येक दिन अगर उत्तर लिखने का प्रयास किया जाए तो इस मुश्किल को भी पार किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, तो 20 प्रश्न आपके सामने है, 250 नंबर का पूरा पेपर आपके सामने, 3 घंटे का समय आपको दे रखा है। अब आपको 3 घंटे के अंदर कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन तो अवश्य लिखने हैं, तब जाके आपको मीन्स के अंदर कम से कम 90 नंबर से लेके 110-120 का स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक वीडियो आपके लिए स्कोरिंग की भी बनाऊंगा कि कैसे स्कोर के आधार पे आपको यूपीएससी में रैंक मिलेगी, कैसे स्कोर के आधार पे GS 1, 2, 3, 4 को इम्प्रूवमेंट किया जाए, कौन से प्रश्न में उत्तर न आते हुए भी 1 नंबर 2 नंबर लाया जाए, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हमारे क्या है कि बॉन्डिंग बने, हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हों। जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तब बाकी वाली चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो हम अभी क्या करेंगे, हमारा एक बेस बनाते पहले से, फिर क्या करेंगे, डे बाय डे धीरे धीरे करते हुए हम एंडिंग तक जाएंगे कि सिलेक्शन तक आपको कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, कितने नंबर लाने। ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनके अंदर मुझे कुछ नहीं आता फिर भी 2.5 नंबर 2 नंबर निकलवाने की क्षमता आपके अंदर हो, वो सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। अभी धैर्य से आप इस कोर्स को पूरा कीजिए पहले। ठीक है, GS 2 पेपर जो होता है उसके अंदर आपकी रहेगी पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी कि आपकी राज्य व्यवस्था, आपका संविधान, आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुशासन। सुशासन यानी कि इस देश का जो गवर्नेंस है वो कैसे काम करता है, इस देश का संविधान कैसे काम करता है, इस देश के संविधान की विशेषताएं क्या हैं, इस देश के संविधान के मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इस देश के राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इस देश की न्यायपालिका क्या है, देश की कार्यपालिका क्या है, देश की अपनी विधायिका कैसे काम करती है, देश का प्रशासनिक तंत्र कैसे काम करता है, सरकारी तंत्र कैसे काम करता है, पंचायत राज कैसे काम करता है, वो सारी जानकारी हमें एक राज्य व्यवस्था के विषय के अंदर पढ़नी होती है।
और संविधान हमें जो लिखित रूप में जो मिला है, हमारा जो संविधान हमें क्या क्या बताता है, कौन कौन से हमें अधिकार देते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से हमारे पास अधिकार हैं, कौन कौन से अधिनियम बने हुए हैं, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, कौन कौन से नियम हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें हमें संविधान के जरिए पढ़नी होती हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है गवर्नेंस, सुशासन, कि हमारा जो गवर्नेंस है वो कैसे काम करता है, वो कैसे सरकारी तंत्र के हिसाब से काम करता है, कैसा प्रशासनिक तंत्र के हिसाब से काम करता है, कैसे एक अलग से कॉरपोरेट तंत्र से काम करता है। तो हमें उन सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी हो, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कि हमारा रिलेशनशिप कैसे हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे रिलेशनशिप है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप यानी कि हमारा पड़ोसी देश या दूर के देश जिनके साथ हमारे मित्रता के संबंध है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय रिश्ता बनाएंगे। जैसे हमारे कैसे रिश्तेदार होते हैं, मामा फूफा, वैसे ही हमारे और पड़ोसी कैसे रिश्तेदार बनते हैं, वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं वो रिश्ते होते हैं। और हमारे रिश्ते कौन से, मित्रता वाले, न कि शत्रुता वाले। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सभी कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से देश के साथ कौन से एग्रीमेंट हो रखे, हमारा एजुकेशन व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, हमारी धार्मिक व्यवस्था है वहाँ पे क्या है, हमारा जो डायस्पोरा है जो वहाँ रहता है, जो जनसंख्या है वो काम कैसे करती है वहाँ पे, हमारे जो IFS ऑफिसर जो कल उठ के आप बनने वाले हो वो कैसे वहाँ पे काम करते हैं, उनसे और अपने देश के बीच में घनिष्ठता कैसे बनी जाती है, मित्रता कैसे बनी जाती है, और उनके साथ हम क्या आदान प्रदान करते हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजी लेते हैं, क्या टेक्नोलॉजी देते हैं, हमें अगर मुश्किल घड़ी में वो हमारा कैसे सहयोग करते हैं, वो सारी जो चीज़ें होती है वो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में आती है। इसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो था गवर्नेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पॉलिटी, ये GS2 का जो सिलेबस है हमारा, इसमें भी आपको क्या मिलता है, 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। 250 नंबर का ये भी पेपर है, 3 घंटे इसमें भी दिए गए हैं आपको। तो ये पेपर में क्या होता है, आपको थोड़ा डाटाओं के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा भी है क्योंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ने हैं, आपको पूरी राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है, आपको गवर्नेंस भी पढ़ना है, आपको संविधान भी पढ़ना है। तो घबराने की कोई बात नहीं, इनके अंदर भी सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने, आपको पूरे के पूरे तंत्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके माध्यम से आप इस सब्जेक्ट को भी बहुत आसानी से क्लियर कर सको और इस सब्जेक्ट की समझ को विकसित कर सको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, GS2 नोट कर लीजिएगा। 20 प्रश्न होते हैं, 250 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे आपको भी मिले जाएंगे। इसमें भी क्या करना है, आपको उत्तर हैं वो लिखने हैं। एक जानकारी और ध्यान में रखिएगा कि UPSC के जो मुख्य परीक्षा के जो पेपर होते हैं वो दिन में 2 पेपर होते हैं, एक दिन में 2 पेपर, यानी कि 3 घंटे अगर आपने सुबह लिखा है तो 3 घंटे आपको संध्या काल को भी उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सुबह आपका 9:30 बजे पेपर हुआ तो 3 घंटे आप प्लस कर दीजिएगा, फिर उसके बाद 2-3 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद वापस आपको क्या करना है, एक पेपर और लिखना है। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको मीन्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जाके क्या होगा, आपका इंटरव्यू का जो नंबर गैप है वो बैलेंस होगा। तो मुख्य परीक्षा को हल्के में लेने की कभी गलती मत कीजिएगा, मुख्य परीक्षा ही इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक है अपनी जगह पे, प्रारंभिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होगी तो फिर मुख्य में आओगे भी नहीं, पर मुख्य परीक्षा आपके पूरी जर्नी को डिसाइड करने वाली होती है। और इसके अंदर आपको धैर्य, शांति और शालीनता से काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें अच्छे नंबर मिले। बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। हज़ारों प्रकार के अलग अलग मटेरियल मिलेंगे, हज़ारों लोग मिलेंगे आपको डिमोटिवेटेड करने के लिए, ये पढ़ ले वो पढ़ लिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। UPSC के सिलेबस की कॉपी साथ में रखिए, कौन कौन से टॉपिक दिए गए, कौन से टॉपिक आपके सर के बताए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक में ज़्यादा नंबर आते हैं, उन्हीं टॉपिक को कवर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप लोग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो और आज मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि मुख्य परीक्षा की क्या भूमिका होती है। अगर नहीं पता है तो उनसे जाके 2 घड़ी मिलिए जो मुख्य परीक्षा दे के आए परंतु उनका मुख्य परीक्षा है वो पास नहीं हुई है, ठीक है। उनसे जाके थोड़ा पूछ लीजिएगा कि ऐसी कौन सी चूक रही जिसकी वजह से आपको मुख्य परीक्षा में हताश होना पड़ा। तो ध्यान रखिए, मुख्य परीक्षा अगर लिखने का मौका मिला है तो वो हाथ से जाए नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। तो ऐसी गलतियां कभी मत दोहराना। अगर नहीं की है,
अगर आप थोड़े बहुत पुराने बच्चे हो, 1 से 2 साल 3 साल वाले हो, तो अभी से शुरू कर दीजिएगा। अगर आपका टारगेट है कि नहीं अभी हम नए नए बच्चे हैं, अभी हम इस तैयारी में आ रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिएगा, ताकि आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं GS3 के ऊपर। GS2 एक बार फिर से दोहरा दूँ, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 250 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का ये पेपर आपको लिखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, 150 नंबर, 150 वर्ड और 250 वर्ड, ये आपको शब्द मिलेंगे, उस शब्दों के अंदर आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, अब हम जाएंगे GS3 के ऊपर। GS3 को UPSC की दुनिया में थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट माना जाता है, बड़ा माना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भी वैसे, और ख़ास तौर पे जो अर्थशास्त्र, जो ये अपने आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट नहीं है वो भी यहाँ पे थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, जिनका कभी इन सब्जेक्ट के वास्ता नहीं रहा, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में, हिंदी में, वो भी शब्दों को नोट करते जाइएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बच्चे गलती क्या करते हैं, इकोनॉमिक पढ़ेंगे, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोसेस हैं, कैसे हमारी इकोनॉमिक डेवलप हुई, हमारा देश जब से गुलाम बना तब से लेके आज तक, आज़ादी के बाद हम कैसे कैसे डेवलप हुए, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, क्या क्या सुधार हुए हमारे, कौन कौन सी नीतियाँ आई, कौन से हमने बैंक क्रिएट किए, कौन से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी चली, कैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम चला, कैसे हमारे देश में मनी सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे बैलेंस फ्लो हो रहा है, उन सारी चीज़ों की जानकारी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कैसे हो रहा है, धीरे 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 ग्रो करते हमारे देश की GDP कैसे डेवलप, वो सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे जानने होते हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। ये पर्यावरण का टॉपिक है, और आपको एनवायरनमेंट है वो GS3 में ही पढ़नी पड़ती है। तो एनवायरनमेंट का बायोडाइवर्सिटी जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मुख्य परीक्षा के हिसाब से और प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से भी। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा होती है सिविल सर्विस परीक्षा, उसमें आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी एग्ज़ाम अलग से होती है। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती उसमें आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो है ही है, इसके साथ में आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम होता है। मुख्य परीक्षा अलग होती है, दोनों की अलग अलग होती है। तो अगर आप में से कोई बच्चे हैं जिनका रुझान इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पे है, वन विभाग की तरफ ज़्यादा जानकारी है, उनको अच्छा लगता है काम करने के लिए, प्यारे से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसको भी आप दे सकते हो। तो ध्यान रखिए, IFS में कन्फ्यूजन मत होना, 2 IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस अलग है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अलग है। फॉरेन का काम है, हमने आगे बात की थी कैसे हमारे मित्रता बनेंगे, उनका काम है कि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे, दोनों देशों के बीच में रिश्ता बने, तो वो काम होता है IFS का। और देश के अंदर का एनवायरनमेंट सुव्यवस्थित चले, अच्छा रहे, प्रदूषित रहित रहे, वो होते हैं IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले। ठीक है, तो ये चीज़ भी नोट कीजिएगा। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट पढ़ना होता है। एनवायरनमेंट में आपको इकोसिस्टम कैसे कैसे का इकोसिस्टम, और नहीं पता हो तो बता दूं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं हिंदी में, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, और इसके अंदर आपको मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने, मल्टीपल यानी कि बहुविकल्पी आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे टॉपिक होते हैं, सेगमेंट होते हैं। प्रदूषण पढ़ोगे, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पढ़ोगे, इसमें जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसमें सॉइल यानी कि आपकी मृदा है वो कैसे काम करती वो भी पढ़ोगे। इसमें आपका पर्यावरण वो है वो कैसे काम करते वो पढ़ोगे। इसमें आपके वेटलैंड कैसे, आर्द्र भूमि कैसे काम करती वो पढ़ोगे। बायोडाइवर्सिटी कैसे यानी कि जैव विविधता कैसे काम करती है वो भी पढ़ोगे। इसके साथ में आप देखोगे बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि नेशनल पार्क वगैरह हैं वो कैसे काम करते हैं, हमारी नदियाँ, झरने, समुद्र, पहाड़ वो कैसे काम करते हैं, वो भी एक सब मिलकर एक इकोटोन, इकोसिस्टम या इको एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो वो भी आपका पार्ट इसमें होता है। इसके साथ साथ में एक होता है आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है इंटरनल सिक्योरिटी, नाम आपने सुना होगा जरूर। इंटरनल सिक्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा सुनते ही बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर आंतरिक सुरक्षा क्या। तो आंतरिक सुरक्षा वो होगी जिस देश के अंदर रहते हुए हमें कौन सी ऐसी असुरक्षा महसूस होती है, उनको दूर करने के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी वो होती है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक व्यवस्थाएं बनाएगी। और हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या पर्पस किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी हम कहाँ देंगे, जहाँ थोड़ा भय होगा, जहाँ पे अशांति होगी, उसको दूर करने के लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। और हमारे देश की आंतरिक ऐसी कौन सी अशांति है जिनको दूर करने के लिए हमें इंटरनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है।
ठीक है। तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आप बहुत सारे देखोगे हमारे देश की अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं, उन सब का काम होता है। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था भी इंटरनल सिक्योरिटी का ही पार्ट है कि देश के अंदर की व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। जैसे पुलिस होगी, आपकी IFS हो गया, अपनी IB होगी, इंटेलिजेंस, रॉ हो गया, NI हो गया, उसके बाद आपकी CBI होगी। ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट होते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं और देश का स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कायम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन। यानी कि हमारे देश में अगर विभिन्न प्रकार की कोई आपदाएं घटित हुई है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उसका मैनेजमेंट हो, तो उसके लिए हमारी सरकार और हमारी व्यवस्था ने मिलकर एक डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया। आप लोगों को अगर याद होगा तो जब सुनामी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, चक्रवात आते हैं, तब उनके लिए जो राहत और बचाव के लिए जो कार्य किया जाता है वो सब कौन करते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होता है। ये NDM का आपका नाम सुना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और इसका काम होता है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ डिजास्टर होते हैं उनकी व्यवस्था को कायम करे। और इनका सहयोग कौन करेगा? इनका सहयोग कल उठ के आप लोग ही IAS IPS बनोगे तब करोगे। यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि NDM को बुलाए वहाँ पे और व्यवस्था को दोनों मिलके हैंडल करें। तो ये भी एक प्रकार के इंटरनल सिक्योरिटी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो एक टॉपिक होता है आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन के लिए हम पढ़ेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट होता है, बहुत शानदार तरीके से और बहुत आसान है, इसको भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। GS 3 में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, वही 250 नंबर का पेपर है, 3 घंटे यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। परंतु इसमें क्या होता है कि पेपर थोड़ा बड़ा है और ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम के बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है, और वो आएगी क्योंकि अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है तो दिक्कत आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा रुचि नहीं है, इतना रुझान नहीं है तो भी दिक्कत आएगी। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी अगर पढ़ी है, ना भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत करंट अफेयर, न्यूज़पेपर या कहीं सुनी है तो, और उसके बाद इनके जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो लिखने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको इंग्लिश में जितना अच्छे से लिखा जाता है उतना हिंदी में दिक्कतें आती हैं। तो ये बच्चों के लिए थोड़ी सी दुविधा क्रिएट करता है, पर इसके लिए भी एक ऑप्शन है कि प्रयास करोगे तो सब कुछ आसान है। तो इसके ऊपर भी हम प्रयास करके इसको भी आसानी से क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे वापस GS 3 के लिए। तो GS 3 आपका कवर हो गया, GS 4 पे जाएंगे अभी। GS 3 में वापस बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है? साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। 20 प्रश्न रहने वाले हैं, 3 घंटे का समय मिलेगा, 250 नंबर का पेपर है, और ये पेपर भी आपका लिखित पेपर है, यानी कि आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं GS 4 पे, जिसको बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स के अंदर ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया कि क्या क्या है, पर 3 सब्जेक्ट, 3 टॉपिक डाले हुए ऊपर से। जैसे एथिक्स हो गया आपका नीति शास्त्र, नीति, ठीक है। और उसके बाद होता है इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इनके अंदर अलग से 9 टॉपिक होते हैं, ठीक है, जो आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। अब एक बात आपको अगर बता दी जाए तो एथिक्स का पेपर होता है वो पूरा डिसाइड करेगा कि क्या आप IAS IPS IFS बनने के लायक हो या नहीं हो। ये पेपर ही तय करेगा कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा समझते हो। वो सारी चीज़ें मैटर करेगी आपके एथिक्स के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके इमोशन के ऊपर, आपकी ऑनेस्टी के ऊपर, आपकी ईमानदारी के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो क्लियर करवाता है, जो आपको सिखाता है, उसका नाम है एथिक्स। एथिक्स को मोटा मोटा जाने तो एक है नीति शास्त्र, नीति से काम करना। आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नीति से काम करोगे तो हमेशा अच्छा होगा। यानी आपके अंदर कौन से नीति के गुण होने चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए, साहस हो, धैर्य हो, सहनशीलता हो। अगर ऐसे गुण विकसित करते हैं तो आप एक ईमानदारी से जीवन में हमेशा तरक्की करोगे, बेईमानी से हमेशा दुर्गति होती है। तो एथिक्स का पेपर भी आपको यही बताएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या, मानव है, और मानव के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रहती है। हर कोई परिपूर्ण नहीं होता है, कोई पूर्ण भी बुद्ध नहीं होता है। तो हमें क्या है, यहाँ पे दिक्कतें आएगी। कल उठ के आप जब प्रशासनिक व्यवस्था में जाओ, बड़े अधिकारी बनो, बड़े अधिकारी, कलेक्टर नहीं, कलेक्टर तो बच्चा है, कलेक्टर नहीं, इससे ऊपर जाओगे। जब आप जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ PMO, CMO, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जब इतने बड़े पदों पे जाते हो तब आपकी एथिक्स, आपकी वैल्यू, आपकी मॉरलिटी, आपकी ईमानदारी, वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। क्योंकि आपके एक सिग्नेचर के आधार पे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां हैं वो टिकी रहती हैं।
तब आपको किया जाता है कि एथिक्स को आपको इतने अच्छे से डेवलप कर लेनी चाहिए ताकि आगे जाने के बाद किसी के साथ आप नाइंसाफ़ी ना करो, किसी के साथ कोई बुरा ना करो, जितना हो उतना भला कर सको। तो इस पेपर को इंट्रोड्यूस करने का तरीका यही था। 2014 के बाद जब इस पेपर को लाए, पहली बार शायद 2014 में लाए, तो इस पेपर की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती थी क्योंकि आपको वहाँ जाने के बाद अपना वो पद की गरिमा को बनाए रखना है। वहाँ पे जाने को आपको ये अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि मैं आईएएस हूँ, कोई काम नहीं करूँगा। तो आपके ऊपर भी और बैठे हैं जो आपको पहले ही निकाल देंगे कि जितनी ज़्यादा ईमानदारी सत्यनिष्ठा रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होता है। तो एथिक्स का पेपर अपने आप में एक पूरी ज़िंदगी है। जब हम उसको पढ़ेंगे, जब मेरे साथ आप कनेक्टेड रहोगे तो आपको एक एक चीज़ को बारीकी से सिखाया जाएगा। और ऑफिसर जो डेवलपमेंट क्वालिटी होती है वही हम एथिक्स के पेपर में डेवलप करवा लेते, ताकि बच्चे को क्या हो, ये दिक्कत ना आए कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, सही क्या है गलत क्या है, मेरे लिए क्या है, समाज के लिए क्या है, देश के लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर बच्चे के दिमाग में पहले दिन से डेवलप हो जाते हैं। इस पेपर को पढ़ने के बाद आपकी पूरी दुनिया 100% बदल जाती है अगर ठीक ढंग से समझाएं तो। बाकी बच्चे सवाल करने वाले करते रहेंगे, ठीक है। तो एथिक्स का पेपर अपने आप में एक खास है। इसके अंदर एक पेपर आपको दिया जाएगा, इस पेपर के अंदर ही टॉपिक होते हैं केस स्टडी का। केस स्टडी यानी कि आप अधिकारी बने हो तो आपके सामने एक केस रखा जाता है कि इस केस को सॉल्व कीजिए, और उसको केस को सॉल्व करना है आपको 150-250 शब्दों में, ठीक है। दूसरे प्रश्न जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं कि भाई नीति शास्त्र के नियम क्या है, नीति शास्त्र के तत्व क्या है, क्या आपका ऐसा कौन सा राजनेता पसंदीदा जिसके आधार पे आप अपने देश की एक नींव रखना चाहते हो, और अपने विचार हैं वो व्यक्त कीजिए, अपना मंतव्य बताइए, ठीक है, चर्चा कीजिए XYZ, ठीक है। पर जब केस स्टडी आती है तब आपको एक ऑफिसर बन के ही केस सॉल्व करना पड़ेगा। आपने क्राइम पेट्रोल पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, आपने CID भी देखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको अलग अलग कंडीशन में हमारे देश के जो टेलीविजन चैनल है वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है, और उनके अंदर क्या होता है, एक केस को सॉल्व करना होता है। और केस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डालेगी केस स्टडी। यहाँ पे जो केस स्टडी डाली जाएगी वो ये होती है नीति शास्त्र के आधार, नीति नियम के आधार पे इंटीग्रिटी, वैल्यू, मॉरलिटी, इन सबको मिला के बनाई जाती है ताकि आप किसी के साथ गलत ना करो इतने बड़े पद पे पहुँचने के बाद, ठीक है। तो केस स्टडी में लगभग आपको 8 से 9 प्रश्न मिलते हैं, और आपको ये सबसे अच्छा टॉपिक होता है पूरे एथिक्स की दुनिया में कि जब एथिक्स पढ़ोगे तो केस स्टडी इतनी आसान होती है कि 2-3 केस स्टडी अगर समझ गए तालमेल बैठा के, और उसके बाद इसके बाद 10, 15, 20 केस अगर सॉल्व किए प्रैक्टिस करके, आंसर लिख के, और अगर आपका रिदम और आपकी आंसर राइटिंग एकदम सकुशलता से निकलने लगी तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, UPSC के ये 5 पेपर में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपके लिए सबसे पहला है ऐसे, जो हमने पहले बात की थी कि 125 नंबर का एक ऐसे होता है, 2 टॉपिक, सेक्शन A सेक्शन B में से एक एक लाना था। तो 125 और 125 यानी 250। अगर बच्चा, गारंटी दे सकता हूँ, अगर बच्चा कंटिन्यू या महीने या 1.5 महीने 2 महीने के अंतराल पे अगर 30 से 40 ऐसे अगर लिखता है, जो जैसी व्यवस्था मांगी गई, जैसा ज्ञान मांगा गया, जैसी प्रेजेंटेशन चाहिए वैसी, जैसी भाषा, जैसी आपकी वर्तनी, जैसी आपकी मुहावरे, लोकतियाँ वगैरह जैसी मांगी गई है, इन सब का संग्रह रूप अगर एक दे पाते हो तो आपको 140 से लेके 170 तक नंबर आसानी से मिल जाता है। ये कम बड़ी बात नहीं है। 170 नंबर लाने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके 170 आते हैं। और 170 लाना है तो ऐसे को अपना हथियार बनाइए पहले। और ऐसे को अगर बोलोगे कि कैसे तैयार किया, जब ये पूरे सब्जेक्ट पढ़ तो इस सब्जेक्ट का जो निचोड़ निकलेगा, जो सार निकलेगा, वही आपका ऐसे है। अब ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी कैसी है, आप चीज़ों को कैसे समझते हो, चीज़ों को कितने हल्के में लेते हो, कितनी गंभीरता से लेते हो, समस्या को कितनी गंभीरता से लेते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ पाते हो तो ऐसे का कंटेंट ऑटोमेटिक आपके पास तैयार हो गया है। उसके लिए आपको अलग से कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे में 140 से 170 नंबर आसानी से लाया जा सकता है, जो हमने पैरामीटर, जो हमने सूत्रों के ऊपर बात की, अगर वो कवर करते हो तो, ठीक है। सेकंड जो पेपर है वो है आपका एथिक्स। एथिक्स में भी ऐसा ही है। अगर केस स्टडी अगर ठीक ढंग से, अगर सटीक रूप से करते हो, ईमानदारी से करते हो, और बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करते हो, एटीट्यूड को मैनेज करते हो, एप्टीट्यूड को मैनेज करते हो, वैल्यू क्या है, मॉरलिटी क्या है, ठीक है, एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, इन चीज़ों को अगर मैनेज ठीक से, कॉर्पोरेट एथिक्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स क्या है,
ठीक है। और आपके उसके बाद फिलोसॉफर एथिक्स होती है, वो क्या है, ये अगर इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हो तो एथिक्स के अंदर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई बच्चा 30 से 40 पेपर अगर नियमित रूप से लिखता है, सटीकता के साथ लिखता है, भाषा के साथ कोई समझौता नहीं करता है, भाषा उसकी एकदम सही हो, वर्तनी शानदार हो, सरल हो, शुद्ध हो, अशुद्धियाँ बिल्कुल ना हो, तो वो बच्चा 140 से 170 नंबर इसमें भी आसानी से ला सकता है। ये भी आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ये 2 पेपर को हल्के में कभी मत लेना। तो अभी तक हमने बात की है मुख्य परीक्षा के 5 प्रश्न पत्रों की, ठीक है। पहले बता दूं, ऐसे हमने कवर किया GS1, GS2, GS3, GS4 यानी कि GS के 4 पेपर और एक ऐसे का मिला के 5 पेपर हुए, और पाँचों पेपर हैं वो 250-250 नंबर के हैं, ठीक है। किसी में 20 प्रश्न है तो किसी में थोड़े कम है, कम होंगे वो GS4 में होंगे, बाकी और ऐसे में आपको 8 टॉपिक में से 2 टॉपिक लिखने हैं, क्लियर। तो नोट डाउन करते जाइएगा। 3-3 घंटे का समय आपको सब में मिलेगा, समय आपको पर्याप्त मिला, 3 घंटे खूब है 20 प्रश्न लिखने के लिए। परंतु आपको क्या करना है, जो आंसर लिखते हैं बच्चे, जैसे अभी तो मैंने हज़ारों बच्चों से आंसर लिखवाए हैं, तो एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, जो फील की है, वो ये है कि बच्चों का पहला आंसर लिखने में उनको लगा 20 से 25 मिनट। 10-15 दिन के प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों का आंसर आ गया 10 मिनट पे। फिर वापस 10 से 15 दिन की तैयारी करने के बाद बच्चों का आंसर आ गया 8 मिनट पे। और अभी तो हमने ऐसा रिदम बनाया हुआ है कि हर रोज़ आपको ऐसे लिखना ही लिखना कंपलसरी कर दिया मैंने मेरे इंस्टीट्यूशन में। तो बच्चों का आंसर जो लिख रहा है, GS की बात करो, ऐसे की नहीं, GS की, तो GS में बच्चों का आंसर लिखा जाता, वो लिखा जाता 4.5 से 5 मिनट के अंदर। अब इंटू कर दीजिए 20। अब बच्चों का स्कोर भी बढ़ रहा है, मोटिवेशन भी आ गया, सारी चीज़ें मैनेज हो गई। लिखने की स्किल है, ये कला होती है। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक विस्तार से पूरा वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले हम एक दूसरे के बीच में अच्छा कनेक्शन बनाएं। तो अब हम क्या करेंगे, जब बातें आएगी लिखने के लिए, तो मैं आपके लिए पूरा लिखने का एक वीडियो लाऊंगा अच्छे से, जिसमें हम देखेंगे कौन सी कलाएँ हैं कि जिसके आधार पर हमें अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। ये भी एक नृत्य के प्रकार का ही होता है। तो हमने टोटल बात की 5 पेपर की। अब उसके बाद आते हैं 2 पेपर, जिसको बोलते हैं वैकल्पिक विषय। 24 सब्जेक्ट आपके सामने होते हैं। 24 सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, उनमें से कोई एक विषय आपको चयन करना होता है, एक विषय का सूच करना होता है। वो हो सकता है आपके स्कूली व्यवस्था में था वो, या हो सकता है आपके कॉलेज में या मास्टर में या PhD में, कोई भी एक सब्जेक्ट। जैसे अगर नाम लेके बताना तो मैं बता सकता हूँ आपको, हिस्ट्री है, इतिहास, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कल जाके आप भी इसी के ही पार्ट बन रहे हो, फिलोसॉफी है, दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी भी है आपका, मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, PSIR बोलते हैं इसको, जो सबसे ज़्यादा क्रेज बना हुआ था 2015 से लेके 22 तक, PSIR, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। ये एक पेपर बहुत अच्छा पेपर है। उसके बाद एग्रीकल्चर, जो बच्चे हमारे एग्रीकल्चर में जो अपना मास्टर कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं या ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए एग्रीकल्चर वो भी एक सब्जेक्ट है। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस भी उपलब्ध है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी भी है, बोटनी भी है, केमिस्ट्री भी है, सिविल इंजीनियर भी है, ठीक है, कॉमर्स भी है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी है, जियोलॉजी भी है, लॉ भी है, मैथमेटिक्स भी है, मैनेजमेंट भी है, मैकेनिकल इंजीनियर भी है, मेडिकल साइंस भी उपलब्ध है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है, लिटरेचर ऑफ एनी लिटरेचर, यानी कि जितने लिटरेचर के फॉर्म में वो सारे लिटरेचर उपलब्ध हैं आपके पास। हिंदी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद आपको और अदर जो लिटरेचर हैं, लिटरेचर के फॉर्म हैं, उसके हिसाब में आपको लिटरेचर के सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा। उसके बाद अलग से दिया हुआ, जैसे इसमें अलग अलग लैंग्वेज दी हुई है, जैसे आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, ये लिटरेचर के फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश, ये सारे लिटरेचर के फॉर्म में। इन लिटरेचर में किसी को भी आप अपना एक वैकल्पिक विषय बना सकते हो, ठीक है। 24 सब्जेक्ट आपके सामने रखे हमने लिटरेचर के। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑप्शनल पेपर आपके पूरी UPSC की जर्नी को डिसाइड करेगा। ऑप्शनल पेपर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी रैंक मिलेगी, कौन सी रैंक नहीं मिलेगी। तो इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। पहले मैंने बताया 2 पेपर,
ऐसे और एथिक्स जो आपके मेंस का स्कोर हाई लेवल पे ले जाएंगे, यानी कि 140 से 170 तक जा सकते हो। GS 1 2 3 है, आपके मन में अगर प्रश्न आता होगा कि GS 1 2 3 क्यों नहीं है, उनका अपने हिसाब से अपना महत्व है। GS 1 2 3 में आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर लो, 100 तक हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कम पहुँच पाए। इंग्लिश के भी पहुँचे तो 120 तक पहुँचे, उनको वहाँ पे जाके सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि जिसमें ज़्यादा नंबर मिले उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो ऐसे को इम्प्रूवमेंट कीजिए और एथिक्स को कीजिए। ऐसा नहीं है कि GS 1 2 3 आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा किया तो फिर मेंस की कॉपी चेक नहीं होगी। छोड़ना एक कोई नहीं है, वरीयता बराबर देनी है, परंतु ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑप्शनल पेपर में क्या होगा, आपके पास 2 सब्जेक्ट है, मतलब 2 पेपर है अलग अलग, एक सब्जेक्ट के 2 अलग अलग पेपर हैं, 250 के 2 पेपर हैं। प्लस पॉइंट ये है कि पहली बात तो जो सब्जेक्ट आपने लिया जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा है, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट यानी कि इस सब्जेक्ट के आप पक्के खिलाड़ी हो। अगर इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस 500 में से कम 350 प्लस नंबर लाए या 300 प्लस नंबर लाए, वही सब्जेक्ट देखिए मार्केट में। ऐसा नहीं है कि दोस्त ने एंथ्रोपोलॉजी ली और आपका बैकग्राउंड नहीं है और आपने जाके एंथ्रोपोलॉजी ले लिया और जब ऑप्शनल की बात आई तब ऑप्शनल रेडी नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शनल कवर करने में अपने आप में एक महाभारत है। उसको कवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए, कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए ऑप्शनल पेपर को पूरा तैयार करने में। ऐसे तैयार नहीं होता है। तो उसमें क्या करना होता है, आपकी पूरी रणनीति हो पहले हाथ में, सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हाथ में हो, सब्जेक्ट के बाद में कितने स्कोर आज तक आए वो जांचिए, रिपोर्ट बनाइए अपनी, कौन सा सब्जेक्ट ट्रेंडिंग में है जो आप ले रहे हो वो है या नहीं है। पहली बात तो ये मत देखिए कि सोशियोलॉजी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चल रहा है तो मैं भी वो लूँ, नहीं, ये गलती मत करना। आप सब्जेक्ट वो लीजिए जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये मत देखिए कि PSIR में हाईएस्ट है वो कोई 320 पे गया है तो मैं ले लेता हूँ, ऐसी गलती मत करना। आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लीजिए ताकि उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे आप, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑप्शनल पेपर की जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। मेरे ख्याल से ऑप्शनल पेपर में लगभग 50 से 60 70 पेपर लिख लेने चाहिए, ताकि किंतु परंतु अगर मगर आपके जीवन में रहे ही नहीं। काश ऐसा होता तो मैं करता, ऑप्शनल में थोड़ा ये मिलता तो करता। ये सारे ना बाद की बातें होती है मन को समझाने की, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अगर मेंस का मौका मिला है इसका मतलब बहुत धन्य हो, बहुत भाग्यशाली हो जो मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिला है। तो इसको हल्के में कभी मत लेना, और ख़ास तौर पे वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को तो बिल्कुल नहीं। 50 से 70 पेपर इतने लिखिए कि आपको मुंह जबानी सारे टॉपिक याद हो जाए, सारे सब्जेक्ट में अच्छे से नंबर ला सको। तो एक काम तो ये करना है, सिलेबस एकदम आपके टेबल पे बिल्कुल हो, पैटर्न आपको पता हो मुझे कैसे कैसे आंसर लिखना। 250 शब्दों में लिखने के प्रयास कीजिए, 150 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और आपकी हैंड राइटिंग पे काम करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। वैकल्पिक विषय 500 का है और 500 में से टारगेट रखना है कि 320, 330, 340, 350 में जाए, ठीक है। मैं एक वीडियो आपके लिए ऐसा लाऊंगा जिसमें आपके GS 1 2 3 4 और ऑप्शनल पेपर के नंबर मिला के कितने नंबर हम लाए जिससे हमारी IAS, IPS, IFS, IRS की सर्विसेज मिले, कौन से कैटेगरी में कितने नंबर ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, कितने नंबर घटा सकते हैं, वो भी मैं लेके आऊँगा। सबसे पहले हम एक बेस बनाएं अपनी तैयारी का, पहले से सारी चीज़ों को समझें, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय को भूल करके भी इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी मत करना। ये तो हो गया आपके 7 पेपर। एक बार याद दिला दो 7 पेपर कौन से। पहला ऐसे GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, 5 पेपर, वो 2 पेपर हो गए वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो टोटल कितने हुए, 7 पेपर हुए। अब उसके बाद 2 पेपर जो हैं वो हैं क्वालिफाइड लैंग्वेज के, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, ऑप्शनल पेपर में भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और एक ही दिन में जो पेपर होगा, दोनों पेपर होंगे और 3-3 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब दूसरे जो 2 पेपर बचे हुए पीछे, 9 की बात की थी ना हमने, तो 2 पेपर जो पीछे बचे वो 2 पेपर हैं क्वालिफाइड लैंग्वेज का। क्वालिफाइड लैंग्वेज में कौन सी है, आपका इंग्लिश क्वालिफाइड लैंग्वेज पेपर है, हिंदी क्वालिफाइड लैंग्वेज पेपर है। क्वालिफाई का मतलब इसके मार्क्स हैं वो आपके मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। तो इसको क्या करना है, इसको आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कैसे करना वो भी हम अभी बात करेंगे। क्वालिफाई पेपर में क्या होगा, हिंदी वाला जो बच्चा है उसको इंग्लिश का 25% नॉलेज होना चाहिए। कितने परसेंट, लिख लीजिए साइड में कॉर्नर में रफ में कि 25% आपको नॉलेज होना चाहिए। 300 का 25 यानी कि 75 नंबर
आपको उस पेपर में हासिल करने हैं, तब जाके क्वालिफाई पेपर होता है। इसको हल्के में मत लिखना। मैं मेरे ऐसे पर्सनल दोस्तों को जानता हूँ जो मेरे साथ थे और मुख्य परीक्षा में बाकी सब में अच्छा काम किया, परंतु क्वालिफाई पेपर की वजह से मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं हुई। तो क्वालिफाई पेपर को हल्के में नहीं लेना है। आपको लगता है कि 25% ही तो लाने हैं और 75 नंबर लाना आसान है, ऐसा नहीं कि आसान नहीं है, बहुत आसान है। उसके ऊपर भी बात करेंगे हम जब क्वालिफाई पेपर का लेके आएंगे वीडियो तब। परंतु उसको हल्के में नहीं लेना है, इतना हल्के में नहीं लेना है कि बाद में देख लेंगे, पहले GS 1 2 3 ऑप्शन कर ले, ऐसा भी नहीं करना है। डेली बेसिस पे 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट उनके लिए भी निकालना है, ठीक है। तो क्वालिफाई पेपर में क्या करना है, 25% नॉलेज आपको उस लैंग्वेज का होना चाहिए, यानी कि 75 नंबर 300 में से क्वालिफाई पेपर चेक हुआ। देन दूसरा पेपर आपके लिए रहेगा क्वालिफाई लैंग्वेज का, हिंदी का। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको भी 25% नॉलेज हिंदी मीडियम का होना चाहिए, या आपने अदर कोई लैंग्वेज डाली है उसका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप जाओगे इस देश की व्यवस्था में, जैसे भले ही बोलने को बोले कि हमें ये है, पर भारत देश अपना जो हिंदुस्तान है प्योर आज भी लैंग्वेज 80% हिंदी में से ही समझता है। आप भले ही PhD इंग्लिश में करके आगे तो क्या हुआ, पर आपको बातचीत करोगे तो हिंदी में समझाना आसान हो जाता है, ठीक है। मैं हिंदी की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी बता रहा हूँ। तो आपके लिए क्या होगा कि जो आपका टेली कम्युनिकेशन बनेगा, जो आपका संचार बनेगा सामने वाली जनता के सामने, कल उठ के ऑफिसर बनोगे तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी भी आपको उतना ही पता हो, इंग्लिश का भी पता हो। उसके बाद जो जो कैडर मिलेगा वो अलग प्रोसेस है, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। आपको जो कैडर मिलेगा उस कैडर की लोकल भाषा आपको सिखाई जाएगी। उदाहरण के लिए बात करें, अगर मैं राजस्थान का हूँ, मुझे हिंदी भाषा विद्यार्थी हूँ मैं, मुझे हिंदी भाषा आ रही है और मुझे मेरा कैडर मिला है गुजरात, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरी हिंदी तो आ ही रही है, 25% नॉलेज मेरे पास इंग्लिश का है, परंतु यहाँ की जो लोकल जनता है उसकी लैंग्वेज क्या है, गुजराती है। तो वो हिंदी से ज़्यादा कम्युनिकेट किस भाषा में होगी, आसानी से किस में समझेगी, गुजराती में सीखेगी। और जब गुजराती में समझेगी सीखेगी तो उससे क्या होगा, जब आप सर्विस पूरी करते हो, जब आपका फाउंडेशन कोर्स होता है स्टेट के साथ और जब आपका लबासना में कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको इस लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाई जाती है कि इस भाषा की नॉलेज हो, ताकि जनता के दुख दर्द को समझे और उनकी मुश्किलों को आसान बनाया जाए। तो एक IAS IFS और IPS, IFS नहीं आएगा इधर, IPS IAS और IPS, इन 3 सर्विस के लिए ये लैंग्वेज समझनी होती है, ठीक है। जैसा जैसा कैडर, पंजाब जाओगे तो पंजाब, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया वहाँ की, ठीक है, तमिल में जाओगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, सारी लैंग्वेज आपको वहाँ पे कैडर में सिखाई जाती है, ताकि कैडर के लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन शानदार तरीके से हो, लाजवाब हो, ताकि आप उस व्यवस्था को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो टोटल हो गए अपने 9 पेपर, किसके हुए, मुख्य परीक्षा के 9 पेपर हमने डिस्कशन किया, ठीक है। अब उसके बाद होता है कि चलो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मुख्य परीक्षा के 9 पेपर हमने लिख लिए। अब क्या, अब जब मुख्य परीक्षा आप लिखते हो तो उसके लगभग 1-2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है मुख्य परीक्षा का। UPSC मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आता है, मीन्स एग्जाम का रिजल्ट आता है, और उसमें आपको पता चलता है कि अगर आपका UPSC मुख्य परीक्षा है वो पास हो जाती है तो आपको बुलाया जाता है साक्षात्कार करने के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए। साक्षात्कार नाम सुना होगा आपने पहले ग्रंथों में, तो इसको आज की भाषा हम इंग्लिश में देखें तो इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू किन के आधार पे होगा कि जो जो आपने जर्नी जी है, 1 अटैम्प्ट दिया हो, चाहे 9 अटैम्प्ट दिए हो, चाहे 13 अटैम्प्ट दिया हो, चाहे 17 अटैम्प्ट दिए हो, जैसी रिक्वायरमेंट थी आपकी वैसे अटैम्प्ट दिए हो, जो आपका होल नॉलेज था, पूरा संपूर्ण ज्ञान था, उसके आधार पे स्टडी बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, स्टेट बैकग्राउंड क्या है, देश की भौगोलिक व्यवस्थाओं के बारे में कितनी जानकारी है, देश दुनियादारी की जो करंट अफेयर के टॉपिक इवेंट चलती है उसकी कितनी जानकारी है, आपकी एथिक्स की जो हमने बात की थी वो कितनी है। आपको वहाँ पे केस स्टडी भी दी जाती है, केस सॉल्व के बताइए। और इंटरव्यू में ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम पीरियड मिलता है 25 से 35 मिनट, और 35 मिनट डिसाइड करेगा कि कल IAS हो या IPS हो या 0 हो। और ध्यान रखना, जैसे ही इंटरव्यू में असफल हुए तो वापस 0 से रेस शुरू होगी, ऐसा नहीं कि वापस इंटरव्यू में बिठाया जाएगा। तो इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लेना कि इधर पहुंच गए हों तो बस इतना ही पार करना तो जी जान लगा देनी है, ऐसा नहीं कि इधर से वापस इधर आए, ऐसा भी नहीं करना है। तो अपना काम क्या होगा कि अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो इस वाले फेज़ में आपको बहुत टाइम मिलता है, 1 से 2 महीने मिलते हैं, तो यहाँ तक भी पहुँचना होता है। तब आपके एथिक्स की जो परीक्षा, ओरिजिनल परीक्षा होती है, वो वहाँ पे चेक किया जाता है, नॉलेज आपका, एथिक्स चेक की जाती है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप भ्रमित तो नहीं हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे जिनको आपको जवाब देना होता है हाथों हाथ,
ठीक है। और जो टाइम पीरियड मिलेगा आपको 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपको आंसर करना होता है। मुख्य परीक्षा में प्लस पॉइंट क्या था कि 4.5, 5, 6 मिनट है और 6 मिनट में लिखना है, बोल के किसी को बताना नहीं है, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। हाँ लिख रहे हो वो एनर्जी अलग बात है, पर बोलना किसी के सामने 5 लोग 6 लोग पैनल में बैठे हैं और वो पैनल में बैठे जो ऑलरेडी आपसे 50 साल पहले सर्विस करके आ चुके या सर्विस में देख के आ चुके हैं, उनके सामने आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। कोई कम मामूली इंसान नहीं बैठे सामने, वही सारे रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर या टॉप एजुकेटेड जो हैं वो बैठे हैं आपके सामने इंटरव्यू लेने के लिए। तो आपका नॉलेज उतना ही होनी चाहिए, उतनी ही एथिक्स होनी चाहिए, उतना ही आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वो सब वहाँ पे मैनेज करना होता है। तो इंटरव्यू में जब जाते हो जब आपको UPSC कॉल लेटर भेजती है आपके घर में कि आइए, UPSC का इंटरव्यू होता है धौलपुर हाउस अपना दिल्ली में। अगर आपने इंडिया गेट देखा हो तो इंडिया गेट के जस्ट पीछे जाओगे तो आपको UPSC का भवन मिलेगा, उसके बाजू में बाकी वाले सारे भवन मिल जाएंगे आपको, इलेक्शन कमीशन वगैरह सारे, ठीक है। वहीं पे अपना राष्ट्रपति हाउस, तो एक बार शेयर वो भी कर लेना। तो वहाँ जाओगे तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की डेट होती है 1 से 1.5 महीने तक इंटरव्यू चलते हैं सबके अलग अलग प्रोसेस में। इंटरव्यू में जो आपको उसमें जो इम्पोर्टेंट्स काम होता है, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है उसके ऊपर नॉलेज हो, आपको आपके स्टेट का बैकग्राउंड क्या है, स्टेट की इम्पोर्टेंस क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, आपके गांव की क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, वहाँ का एजुकेशन स्तर कैसा है, लोगों की मनस्थिति कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन रूल कैसे काम करता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी है, पॉलिटिशियन व्यवस्था कैसे काम करती है, विभिन्न प्रकार की जो जानकारी आती है वो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपसे एथिकली प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपको IAS IPS बनाया जाता है तो आपको हम क्यों बनाएं, ऐसे भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भी आपको जवाब देने थे। इंटरव्यू के वीडियो आपने कहीं ना कहीं शॉर्ट में ज़रूर देखे होंगे। जब हम बात करेंगे तो हम सामने बैठ के ही करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे से जानकारी मिलती है। उसमें एक टॉपिक होता है आपकी हॉबीज़ का, कि आपको UPSC के इंटरव्यू में आपको हॉबीज़ बतानी है कि मेरी ये हॉबीज़ है, और हॉबी ऐसी रखी है जो एकदम छोटी हो, अच्छी हो, जिनके ऊपर आपको जानकारी पर्याप्त हो। ऐसा नहीं कि हॉबीज़ आपने बहुत बड़ी ले ली और जानकारी आपके पास जीरो हो, ऐसा भी ना हो। हॉबीज ऐसी रखिए जिनके ऊपर आपको जानकारी अच्छी है। पैनल को भ्रमित आप कर सकते हो, पैनल आपको ना करे, ऐसी जानकारी वाली हॉबीज़ को लीजिए ताकि आपके इंटरव्यू में 3 से 4 नंबर या टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वो वाला टर्निंग पॉइंट साबित होने के 2 ही सेगमेंट मानता हूँ मैं, एक तो आपकी हॉबीज़, दूसरा आपकी एथिक्स, कि एथिक्स को कितना आपने जिया है, कितना समझा, कितना सीखा। ये 2 ऐसे सेगमेंट है जो आपके UPSC का इंटरव्यू यहाँ से यहाँ ला सकता है। कल आपको ऑफिसर भी बना सकता है, कल आपको जीरो फेलियर पे भी ला सकता है। तो इस बात की गंभीरता को अच्छे से समझे और नोट डाउन करते जाइए। इंटरव्यू होने के बाद 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आता है। फाइनल UPSC की मेरिट लिस्ट निकलती है, और मेरिट लिस्ट निकलती है तो आपको डिसाइड होता है कि आपके नंबर कितने आए मुख्य परीक्षा के और इंटरव्यू दोनों के मिला के। सपोज मुख्य परीक्षा में 810, इंटरव्यू में मिले 160, टोटल हुए आपको 970, और 970 नंबर पे हिसाब से देखेंगे कौन सी कैटेगरी है, OBC है, जनरल है, SC SC EWS PD, जो एक्स्ट्रा जितने भी कैटेगरी बची है पीछे वाली, उनमें से कौन सी कैटेगरी से फॉर्म भरा था और उस कैटेगरी में ये नंबर आपसे आगे कितने पीछे कितने, उसके आधार पे आपकी रैंक डिसाइड होगी, और रैंक के आधार पे आपको सर्विस अलॉट होगी IAS IPS IPS। आप लोगों ने कहीं कि ये भी देखा होगा कि 750 वाले को भी IAS मिला है, और किसी नंबर के किसी रैंक को 201 आई और उसको IPS मिला है। तो वो डिसाइड जो होता है वो कैटेगरी के आधार पे, जनरल वाले ने भरा है तो जनरल वाले को इतने पे नहीं मिला, इतने पे IPS मिला, और जो SC ST से भरा तो उसको 600 तक अगर गया है तो उसको IAS मिल गया, क्योंकि उसकी कैटेगरी के इतने नंबर हाईएस्ट, इतने नंबर लोएस्ट रहे। ठीक है, इसके ऊपर भी एक बार हम बात करेंगे, अच्छे से पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसी रैंक, कैसे नंबर, कैसे डिसाइड के साथ आपको सर्विस अलॉट होती है। तो अपना इंटरव्यू होने के बाद आपको जो 1 से 1.5 महीने के अंदर जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के आधार पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, रैंक के आधार पे आपको कैडर डिसाइड होता है। अब आपको एक चीज़ ये नोटिस की होगी कि ये कैडर क्या होता है। तो कैडर में प्रोसेस ये होता है, जब आप मुख्य परीक्षा का डेफ का फॉर्म भरते हो, इस बार क्या हुआ है, UPSC ने थोड़ा सा चेंज किया। चेंज कैसा कि प्रारंभिक जो आपकी परीक्षा है उसके साथ में ही आपको डेफ का फॉर्म भरवाया गया है कि आपको डेफ का फॉर्म यहाँ पे भरना, परंतु कैडर वाला मेंशन अभी तक नहीं हुआ है। पर कैडर होता है कि आपको 3-4 राज्यों में से कोई एक सेलेक्ट राज्य करना था, 4 राज्य भरोगे, उसमें से कोई एक राज्य के अंदर आपको सर्विस है वो भारत सरकार अलॉट करवाएगी, और फिर आपका पूरा कार्यकाल उसी सर्विस के आधार पर जाएगा। IAS और IPS के लिए, IRS के लिए अलग अलग पूरे देश में घूमते रहोगे। तो आपको क्या होगा कि आपका पूरा जीवन काल जितने सर्विस के टाइम पीरियड है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तब तक आपको उसी राज्य के अंदर आपका पूरा कार्यकाल गुजरेगा।
जैसे ही अगर आपका प्रमोशन सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है तब जाके आप भारत सरकार दिल्ली में जाके काम करोगे, अलग अलग जगह काम करोगे। तो अब बात ये आती है कि जब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। अब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो पूरी तरीके से आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और दुनिया बदलने का मतलब ये होता है कि आपने जो 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जो डेडिकेशन के साथ मेहनत की थी, जो आपने ईमानदारी से मेहनत की थी, जो आपने तन मन धन से इस परीक्षा के लिए समर्पित किया था, उस परीक्षा का परिणाम मिल गया है। अब इस परिणाम को जीने के लिए आपको बुलाया जाता है अलग अलग सर्विस के लिए, अलग अलग संस्थानों में, जहाँ पे आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण करने के लिए बुलाया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग जो होती है वो आपका लगभग 2 साल, 1.5 साल अलग अलग कंडीशन में चलती है। अब ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा आपको, जैसे अगर हम थोड़ी बात करें तो आपको आईएएस बनते हो। आईएएस बनने में बच्चों में जो क्रेज़ होता है कि आईएएस बन के अब ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होगा, तो ट्रेनिंग का प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही सिलेक्शन हो गया, 1 महीने के अंदर आपको लबासना से कॉल लेटर आता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी मसूरी उत्तराखंड में जो स्थित है हमारी, वहाँ पे सारे आईएएस आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआती के दिनों में आईपीएस, फिर उसके बाद आईपीएस के लिए अलग से सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो हैदराबाद में स्थित है, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ठीक है, अपने देश के लिए। और उसके बाद आईएफएस ऑफिस के लिए दिल्ली में। तो इनको क्या किया जाता है, सबको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। यानी कि अब आपने क्या किया है, किताबों से जो ज्ञान सीखा, जो आपने समझना था वो समझा, परीक्षा पास हो गई। अब जनता के मनस्थिति को समझिए, जनता के लिए काम कीजिए, रूल एंड रेगुलेशन, लॉ, कानून, नियम, नियमावलियाँ, ये सारी चीज़ें सीखिए। तो इसके लिए आपको बुलाया जाता है फाउंडेशन कोर्स के लिए ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग है वो आपकी चलती है 15 से लेके 2 साल, 2.5 साल, अलग अलग कंडीशन में आपको बुलाया भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर काम करेगा, कैसे एक आईएफएस ऑफिसर काम करेगा दोनों देशों को सुधारने के लिए, कैसे एक आईपीएस हमारे देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करेगा, कैसे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेगा, कैसे क्राइम रेशियो को कम करेगा, कैसे उसको प्रशिक्षित किया जाता है, कैसे उसको गन चलाया सिखाया जाता है, कैसे उसको भागना सिखाया जाता है। अलग अलग ट्रेनिंग होती है, वो बहुत सारा बड़ा सेगमेंट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे आईएएस के लिए लबासना आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के कमरे की वॉलपेपर के ऊपर हमेशा लगा होता है लबासना। और लबासना यानी कि आपका वो सपना होता है जो एंडिंग पॉइंट है आपके इस जर्नी का, वहाँ जाने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंटिंग दोनों मानता हूँ मैं। एंडिंग पॉइंटिंग इस प्रिपरेशन का है, स्टार्टिंग पॉइंटिंग है अभी आपके जीवन का, यहाँ से प्रारंभ होगा, यहाँ से शुरुआत होगी, नई जिंदगी की शुरुआत होगी जो आगे 40-50 सालों तक ये देश के काम आएगी। तो उनकी तैयारी होती है उत्तराखंड के मसूरी में, ठीक है। वहाँ पे लबासना करके हमारी एक संस्थान है, और लबासना के अंदर आपको प्रशिक्षित किया जाता है। आईपीएस के लिए हैदराबाद में प्रशिक्षित किया जाता है, और आईआरएस के लिए हमारे देश के अलग अलग कंडीशन में दिल्ली में भी बुलाया जाता है, आपको बड़ौदा में भी बुलाया जाता है, नागपुर हब है मेन, वहाँ पे नासिक वगैरह वो सब जो तैयारी के हब है वहाँ पे। और आईएफएस के लिए अपने दिल्ली सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे भी आपको इस चीज़ के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि जनता के इमोशन को कैसे समझे, अपने एथिक्स को वहाँ पे कैसे प्रेजेंट करें, ईमानदार ऑफिसर होने का प्रमाण कैसे दिया जाए, कैसे सरकार के साथ तालमेल बैठा के आप काम करें, कैसे सरकार की नीतियों को जनता के हित में डालें, कैसे जनता का विकास किया जाए। इस तमाम चीज़ें आपको जो सिखाई जाती है वो सिखाई जाएगी आपके अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग संस्थानों में, ताकि इस देश को ऐसे युवा, ऐसे उम्मीदवार मिले जो इस देश के विकास में अपना योगदान दें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस, कि ट्रेनिंग प्रोसेस आपको अलग अलग कंडीशन में दी जाएगी। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, वहाँ पे एक्सरसाइज, योगा, सारी मेंटली पीस कैसे रखना, कैसे आपको डिसीजन लेने हैं, कैसे किसके साथ डील करनी है, कैसे आपको क्या करना है, वो सारे रूल क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, लॉ कैसे होते हैं, कोर्ट के जजमेंट को आपको कैसे हैंडल करके कोर्ट के साथ तालमेल बिठाना है, सरकार की पॉलिसियाँ कैसे बनानी है, सरकार की नीतियों पे कैसे काम करना है, वो सारी तमाम चीज़ें, बहुत बड़ा सेगमेंट है। उसके ऊपर भी हम एक अच्छा एक कॉन्टैक्ट के लिए वीडियो बनाएंगे हमारे लिए, ताकि हम उन चीज़ों को पहले से समझें, ताकि हमारी तैयारी है वो और आसान हो सके, ठीक है।
तो ये तो आपकी रहेगी ट्रेनिंग की जर्नी। अब बात क्या होती है कि ट्रेनिंग तो आपकी 2 साल 24 महीने में ख़त्म होगी, जिसमें एक प्यारा सा खूबसूरत भारत दर्शन भी होता है। आपको पूरे भारत में अलग अलग जगह भ्रमण करवाई जाती है, आपको भारत दर्शन में घुमाया जाएगा। फिर आपका वर्ल्ड टूर होता है, जब आप वर्ल्ड में जाते हो, अलग अलग देशों में जाते हो, वहाँ की व्यवस्थाओं को समझते हो, वहाँ पे हमारे IFS या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हो उनसे मिलते हो, उनसे हमारे देश के लिए और व्यवस्थाओं को सीखते हो, उनको अडॉप्ट करके यहाँ पे लागू करते हो। ये तमाम चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं, और इसके साथ में आपको बहुत सारी भौतिक सुविधाएं भी मिलती हैं, उसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। अब होता है कि ट्रेनिंग का पार्ट खत्म हो गया, अब क्या, अब यहाँ से उत्तर आएंगे आपको ग्राउंड लेवल में। ग्राउंड वर्क आपका शुरू होता है, ठीक है, स्थानीय स्तर पर आपका काम शुरू होगा, और उसमें जो आपको पोस्टिंग मिलती है, सबसे पहले IS की बात करें तो SDM सब डिवीजन मजिस्ट्रेट आपको उतारा जाएगा पहले, और ये कार्यकाल होगा आपका जो कैडर मिला है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, वहाँ पे आपको काम किया जाएगा। IPS को ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वहाँ पे उतारा जाता है। ये कार्यकाल लगभग कहीं के अलग अलग कंडीशन में चलता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बनाया जाता है 3 4 5 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद जो ASP था वो SP बनेगा कुछ सालों के बाद। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, इनके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे हम कि IPS का क्या फॉर्मेट होता है, कि IPS में ASP SP SSP SSP के बाद DIG IG एंड लास्ट पोस्ट DGP तक कैसे पहुंचता है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में कैसे पहुंचते हैं, PI हो गया, फिर SI हो गया, फिर उसके बाद DYSP के बाद SCP, ये सब कैसे एक ट्रेंड चलता है। तो दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग चलती है। ये जो तैयारी कर रहे हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये जो दूसरी तैयारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे खत्म होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से शुरुआत होती है, तो दोनों का डिफरेंट ये है, ठीक है। तो ये वाली पोस्ट है वो हमेशा ऊपर रहती है। स्टेट गवर्नमेंट की आपको स्टेट को चलाने में सहयोग प्रदान करेगी, जबकि आप व्यक्ति हो वो केंद्र सरकार के हो। आपका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के जरिए होता है, आपको राज्य का विकास करने के लिए राज्य को दिया जाता है, जबकि आप सर्विस केंद्र सरकार की करते हो, ठीक है। तो अगर आपको हटाना होगा तो आपका राष्ट्रपति ही हटा सकता है, अन्यथा कोई नहीं हटा सकता है। तो अपने आप में कम मत समझिए, बहुत बड़ा ओहदा होता है ये IS IPS सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको अलग अलग पोस्ट मिलेगी, अलग अलग पोस्ट पे आपको अलग अलग ग्राउंड लेवल पे काम करना है। ग्राउंड लेवल में आपको धीरे धीरे प्रमोशन मिलता है आपको हर से लेवल में। थोड़ा अगर 2 मिनट में बताना हो तो मैं IS का बताऊँ तो आपको IS में STM बने, STM में आपको कहीं पे आपको असिस्टेंट कलेक्टर बनाया जाता है कि सहायक जिला अधिकारी बन गए हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया जाता है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ़र्क क्या होता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने देखा होगा बड़ा जिला है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 40 लाख के लेकर 70 लाख 60 लाख की पॉपुलेशन है, और उनके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी गाड़ी पे नंबर अगर देखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा DC + DM। तो DC + DM क्या होता है ये आप हमें कमेंट में करके बताएंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितनी तैयारी में डूबे हुए हो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट और DM के क्या प्रोसेस होते हैं वो आप हमें बताना है, ठीक है। हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, कलेक्टर के पास थोड़े पद कम होते हैं। IS की दुनिया में कलेक्टर बहुत छोटा पद है, बहुत छोटा बच्चा है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो, कलेक्टर बनने के बाद आपका प्रमोशन होगा वो होगा DM में, कहीं बड़े डिस्ट्रिक्ट पे जाते हो तो DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वहाँ जाने के बाद आपकी जो पुलिस सिस्टम होती है IPC की धारा 104 जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी मिलती है, इनको भी मिलती है, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, और उसके बाद बाकी जो बुनियादी सुविधाएं होती है वो भी उनकी अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिल जाती है। उसके बाद वापस आपको बनाया जाता है DC डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो अलग अलग जो हमारे देश की मिनिस्ट्री काम करती है, मिनिस्ट्री के अंदर आपको सेक्रेटरी के पद पे पहुंचा जाता है। बहुत बड़ा पद होता है सेक्रेटरी, ठीक है, यानी कि एक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, यानी कि एक मिनिस्ट्री पूरे राज्य को कवर करती है और उस राज्य की मिनिस्ट्री के आप सेक्रेटरी हो। तो समझ रहे हो कि आपकी एक सिग्नेचर से कितने लाखों करोड़ों लोगों का नफ़ा और नुकसान होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री का जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बनाया जाता है तो पूरी एजुकेशन की व्यवस्थाएं आपके तहत होने वाली हैं। आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री और आप जानते हो और आपका मंत्री जानता है एजुकेशन के लिए क्या क्या पॉलिसी करना है, ये तय करने की रणनीति आपकी होगी, आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो आप क्या हो, एक स्थायी परमानेंट अधिकारी हो। सरकारें स्थायी नहीं है, सरकारें आज हैं कल गिर जाएगी, CM बदलेंगे, गवर्नर बदलेंगे, मिनिस्टर बदलेंगे, यथा स्थिति में रहने वाले हैं वो हैं ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट के काम होता है देश की ज़्यादा व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे जाते हो तो स्टेट के अंदर भी आपको बड़े पद मिलते हैं।
आपको बड़ी मिनिस्ट्री होगी, होम मिनिस्ट्री होगी, और होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बना दिया गया है आपको। जानते हो पूरे राज्य का होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी। होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी के बाद आपको बना दिया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव ऑफ राज्य, यानी कि राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो कम सीध नहीं होता है, मुख्यमंत्री खुद होता है, वो खुद वही मुख्यमंत्री हैं ओरिजिनली देखा जाए तो। यानी कि आपके एक इशारे पे पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं धराशायी हो सकती हैं, रुक सकती हैं, रुक ठहर सकती हैं, और आप चाहो तो पूरे राज्य का नक्शा बदल सकते हो। पूरे राज्य में जैसी क्रांति लाना चाहते हो, सकारात्मक क्रांति ला सकते हो, न कि नकारात्मक क्रांति। सकारात्मक क्रांति लानी है तो आप चीफ सेक्रेटरी के पद पे पहुंचते हो, तब आपके पास बहुत पावर होता है, ठीक है। उस समय आप देश का विकास कर सकते हो, राज्य का विकास कर सकते हो, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे भी अभी IAS ऑफिसर रुका नहीं है, बड़ी बड़ी संस्थानों के आपको मालिक बना दिया जाता है, वहाँ पे डायरेक्टर बना दिया जाता है, सेक्रेटरी बना दिया। उसके बाद तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अधिकारी बनाया जाएगा, अलग अलग। यानी कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में गया तो आपको फाइनेंस के सेक्रेटरी बना दिए गए, आपको होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी बना दिए गए। स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। अमित शाह के बाद दूसरा नंबर आपका ही है। और होम मिनिस्टर फैसला लेगा तो वो सेक्रेटरी के तहत लेगा, और सेक्रेटरी यानी कि पूरे देश की होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के तहत कार्य हो रहा है। तो 150 समथिंग हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई अभी, तो उन सब के कर्ता धारता होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आप हैं। अभी भी पोस्ट रुके नहीं है। PMO में जाओगे तो 16 प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग अलग काम करते हैं, यानी कि वहाँ पे काम करते हैं, उसमें से प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनता है। तो अगर आपने मूवी देखी हो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अगर नहीं देखी हो तो एक बार देख लीजिएगा। और हमारे देश के अभी जो वर्तमान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, उनका नाम आप हमें सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे देश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा कैबिनेट सेक्रेटरी, जो देश की सबसे धुआंधार पोस्ट होती है, सबसे दमदार और ताकतवर पोस्ट होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी। और जब कैबिनेट सेक्रेटरी होती है वो IAS की दुनिया की सबसे लास्ट पोस्ट होती है। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? SDM से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी, जाना इधर है, IAS तो इधर है, इधर बैठा है कलेक्टर, तो कलेक्टर तो बहुत छोटा शब्द है, ठीक है, यहाँ तक जाना है। और ये जर्नी तय करते करते आपको लगभग 40 से 45 साल का समय लगेगा। और इसकी प्लस पॉइंट एक बता दूं आप लोगों के लिए, अगर मोटिवेटेड होते हो तो जितना जल्दी IAS ऑफिसर बनते हो, जितना जल्दी, यानी कि आपका सिलेक्शन अगर 22 से लेकर 25 में बनता है तो आने वाले 30 से 35 सालों के बाद देश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पोस्ट पे आप हैं। अगर आपका सिलेक्शन 27-30 में होता है तो आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूर की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं जाओगे। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन 32, 34, 35 में होता है तो धीरे धीरे आपकी जो रैंक, जो आपका प्रमोशन की कंडीशन थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जितना ज़्यादा बनोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना जल्दी बनोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो उतनी चांसेज हैं कि आपको अपने देश के सेंट्रल गवर्नमेंट में या केंद्र सरकार के साथ काम करने का मौका मिले। तो इस जर्नी की खूबसूरती को समझिए, इस जर्नी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। ये जो हमारा पर्पस था आज का, आप लोगों के लिए सिविल सर्विस की मोटी मोटी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना था। अब हमने जैसा वादा किया आपको आगे कि हम एक एक सेगमेंट के लिए आगे लेके आएंगे, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि अगली वीडियो या अगला हम जो कौन सा टॉपिक रखें, क्योंकि सब एक साथ ऑफलाइन में तो नहीं बैठ सकते, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान को हमें एक साथ लाना है। तो उसका पर्पज़ ये होगा कि आप हमें बताइए कि आपको और रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, किस चीज़ की कमी की वजह से आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको क्या किया जाएगा पता है, हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही है, इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट होती है जो आप हम तक पहुंचाने चाहते हो तो एक काम कर सकते हैं, आप हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलते होंगे, आप हमें इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट से हमसे कनेक्ट कर सकते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम से वेबसाइट वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब हमारी कनेक्टिविटी आपके लिए 24 घंटे एक्टिव है, पर डिसाइड आपके ऊपर होगा कि आपको इस समय प्रिपरेशन के कौन से स्तर पर हो, कौन से स्तर तक जाना है, और उस तक ले जाने की गारंटी मैं आपके साथ रख सकता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ कंटिन्यू लगा रहूँगा। अगर आपका यहाँ से ड्रीम यहाँ तक लाना है तो पूरा सहयोग हम करेंगे, हमारी पूरी मेंटराइज अकेडमी की टीम करेगी। बस आपको इतना सा रखना है कि पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, गलत चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करना है, सही चीज़ों को समझिए, पैटर्न बाय पैटर्न समझिए। आज का सेशन ख़त्म होने के बाद अगला जो सेशन लाएंगे हम इसी के पार्ट का लाएंगे। क्या करेंगे, इसमें जो जो टॉपिक हमने अभी रखे थे आपके सामने, उन टॉपिक को विस्तार पूर्वक हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं लाएंगे, 30, 40, 45 मिनट का, ताकि हमारा भी एक
ब्रेन कैप्चर कर सके, उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन लाएंगे कि हर 40-40 मिनट में हम एक एक चीज़ को समझते जाए और 10 दिन में हमारा इतना ओरा डेवलप हो जाए कि हम प्रिपरेशन करने की स्थिति में आ जाएं। अभी कैसी स्थिति है वो आप लोग जानते हो, और अगर इसे बेहतर बनानी है तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, हम इसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिए, जो जो डाउट आ रहे हैं, जो जो कमियां लग रही हैं आपको कि ये कमी हमारे अंदर है या आपके अंदर है, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उसके ऊपर अगला काम करेंगे और आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखिए, चीज़ों को समझिए, नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दीजिए और अगले वीडियो में वापस यथास्थिति में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।